एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेशी यात्रा पर हैं, दूसरी तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। ये नाराजगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अपनी पहली विदेशी यात्रा में उनके देश नहीं गए और 3 मुस्लिम मुल्कों को चुन लिया, बल्कि नाराजगी उनकी बदलती मिडल ईस्ट पॉलिसी से जुड़ी है। आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, फिर आपको ट्रंप की मिडल ईस्ट यात्रा से जुड़े अपडेट्स भी देंगे। इस समय वो सऊदी अरब और कतर से करोड़ों डॉलर्स की डील करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई की तरफ रवाना हो गए। बताएंगे कि इन देशों से ट्रंप ने क्या क्या डील की, किसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और इन डील से यूएस को क्या फायदा होगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं नेतन्याहू ट्रंप से नाराज क्यों चल रहे हैं। मिर्जा गालिब का एक शेर है, गालिब का ही हमने चेक किया है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। ये शेर नेतन्याहू की स्थिति पर एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप से वफा की उम्मीद तो रखते हैं लेकिन ट्रंप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नेतन्याहू का दिल इसलिए भी ज्यादा दुख रहा है क्योंकि अतीत में ट्रंप ने उनसे पूरी वफा दिखाई है। ट्रंप की एक छवि है प्रो इसराइली नेता की। कैसे? ट्रंप के पुराने फैसलों पर आप नजर डाल सकते हैं। दिसंबर 2017 में ट्रंप ने जेरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी, जबकि यूएन ने उसे अपने कंट्रोल में रखा है। यूएन खुद भी जेरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता। उस समय ट्रंप के इस फैसले की खूब आलोचना हुई। मई 2018 पे आ जाइए, ट्रंप ने अमेरिका का दूतावास तेल अवीव से जेरूशलेम शिफ्ट कर दिया। सितंबर 2018 में ट्रंप ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के यूएस में स्थित दफ्तर पर ताला लगवा दिया, कर दिया कि पीएलओ शांति वार्ता में शामिल नहीं हो रहा है। पीएलओ वही संगठन है जिसने अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल को मान्यता दी थी कभी। इसके अलावा ट्रंप ने साल 2018 में फिलिस्तीन को दी जाने वाली आर्थिक मदद में भी कटौती की। मार्च 2019 में ट्रंप ने गोलन हाइट्स पर इजरायली कब्जे पर मुहर लगा दी। ये इलाका सीरिया का दक्षिण पश्चिमी भाग है। क्षेत्रफल इसका 1800 वर्ग किलोमीटर है। 1967 की जंग में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1973 में यौम किपुर वॉर हुई। इस जंग के बाद इजराइल इस इलाके में और अंदर तक घुस गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस कब्जे को अवैध बताता है। सीरिया में बशर अल असद के भागने के बाद इजराइल ने यहां अपना कब्जा बढ़ा लिया, मजबूत कर लिया। साल 2020 में ट्रंप पीस टू प्रोस्पेरिटी प्लान लेकर आए। प्रस्तावित योजना के मुताबिक वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों पर इजराइल की संप्रभुता घोषित की गई। इस योजना में फिलिस्तीन राज्य का भी जिक्र था, जिससे बहुत कम हिस्सा दिया गया। जेरूशलेम पर पूरा कंट्रोल इजराइल को दे दिया गया और इसी वजह से फिलिस्तीनी पक्ष ने इस प्लान को रद्द किया था। सितंबर 2020 में ट्रंप ने व्हाइट हाउस के आंगन में यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच एक समझौता करवाया। इस समझौते के तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी। दोनों देशों ने इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। ये ट्रंप के अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का एक हिस्सा था। वो चाहते थे कि मिडल ईस्ट के देश इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दें। ये सब फैसले ट्रंप ने अपने पहले टर्म में लिए। 2020 में उनका पहला टर्म समाप्त हुआ। जो बाइडेन चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। बाइडेन के कार्यकाल में ही गाजा में जंग शुरू हुई। इसमें बाइडेन ने नेतन्याहू को फ्री हैंड दिया, खूब हथियार दिए, डॉलर्स दिए। लेकिन जब दुनिया से प्रेशर बढ़ा तो इजराइल को दी जाने वाली कुछ हथियारों की सप्लाई को रोका भी। कुछ एक मौकों पर नेतन्याहू की खुलकर आलोचना भी की। नवंबर 2024 में अमेरिका में चुनाव हो गए। नेतन्याहू ने अपने दोस्त ट्रंप को चुनाव में समर्थन दिया। चुनाव से पहले वो उनसे मिलने यूएस भी गए। नेतन्याहू को लगता था कि अगर ट्रंप आ जाते हैं वापस तो उन्हें वैसा फ्री हैंड मिलेगा जो बाइडेन भी नहीं दे पाए, और वो गाजा समेत पूरे मिडल ईस्ट में अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। ट्रंप जीत गए। उन्होंने शपथ लेने से पहले ही अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को इजराइल भेजा। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होना था। उससे पहले ही खबर आ गई कि गाजा में युद्ध विराम हो गया है। कहा गया कि ट्रंप के दबाव में फैसला लिया गया। इससे इजराइल के दक्षिणपंथी नेता नाराज हो गए। अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी ट्रंप ने खूब प्रचार किया इसका। फिर वो अपना मंत्रिमंडल बनाने में लग गए। इसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रो इजरायली नेताओं की भर्ती की। माइक हग्बी को इजराइल में राजदूत बनाया गया। वो वेस्ट बैंक में बनी अवैध यहूदी बस्तियों का समर्थन करते हैं और फिलिस्तीन के अस्तित्व को नकारते हैं। इसके अलावा मार्को रूबियो को विदेश मंत्री, एलिस स्टेफनिक को यूएन में अमेरिका का राजदूत, माइक वॉल्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए शुरुआत में, और स्टीव विटकॉफ जो मिडल ईस्ट का विशेष दूत बने हुए हैं। ये सब नेता एंटी फिलिस्तीन बयानों के लिए जाने जाते हैं। इन नियुक्ति तक भी सब सही चला, लेकिन फिर ट्रंप के सुर अचानक बदलने लगे। कैसे? 3 एग्जाम्पल्स थे। नंबर 1, 6 मई 2025 को ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों के साथ सीज फायर डील साइन की। ये डील ओमान ने करवाई थी। हुआ यह था कि मार्च 2025 में ट्रंप ने हूतियों पर हमले के आदेश दिए।
हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों पर हमले कर रहे थे। उनका कहना था कि अमेरिका इजराइल को गाजा में चल रहे युद्ध में मदद दे रहा है। उसके दिए गए हथियार और समर्थन से ही गाजा में आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। जब तक यूएस इजराइल की मदद बंद नहीं करेगा तब तक हम भी हमले बंद नहीं करेंगे। मार्च में शुरू हुए हमले में 300 से ज्यादा यमन के नागरिक मारे गए। इसलिए अरब देशों ने हमले रोकने की गुजारिश की। फिर ओमान ने इसमें मध्यस्थता की। अब नेतन्याहू इस बात से नाराज हो गए कि एक तो ट्रंप ने हूतीस पर हमले रोके और फिर दूसरा सीजफायर डील में इजराइल को शामिल भी नहीं किया। सऊदी अरब में जब ट्रंप यमन में हमले रोकने का क्रेडिट ले रहे थे, उस समय इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज रहा था, क्योंकि हूतीज ने इजराइल की तरफ एक मिसाइल दागी थी। अब ट्रंप और हूतियों के बीच युद्ध विराम की जो डील हुई है उसमें इजराइल तो शामिल नहीं। हूतियों ने डील में ये नहीं कहा कि हम इजराइल पर हमले रोकेंगे। नेतन्याहू की नाराजगी की दूसरी वजह पर आते हैं, जो आती है ईरान से। हम अभी तक यमन की बात कर रहे थे। नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं। 2015 में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, तभी भी इजराइल बहुत नाराज हुआ था। हालांकि बाद में डील रद्द भी की गई ट्रंप द्वारा। नेतन्याहू अभी भी बेचैन है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान इससे इनकार करता है। उसका कहना है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन इस्तेमाल के लिए है। ईरान का ये भी कहना रहा है हिस्टोरिकली कि अगर आपको ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस करना है कि उसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो एलिफेंट इन द रूम को भी डिस्कस कीजिए, जो है इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो भी पूरी तरह से पीसफुल नहीं है। उन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, किताबें छप चुकी हैं। एडमिट कभी नहीं किया, लेकिन ये एक फैक्ट है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अप्रैल 2025 में नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी का प्लान दिया था, लेकिन ट्रंप ने खारिज किया और इस बात से भी नेतन्याहू नाराज हुए कि आप बॉम्ब क्यों नहीं कर रहे हो। ट्रंप इस मसले को बातचीत से हल करना चाहते हैं, या कम से कम अब तक तो ऐसा ही दिख रहा है। ईरान के साथ वो पिछले 1.5 महीने से बात कर रहे हैं। दोनों देश कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। ईरान का कहना है कि हमसे व्यापारिक प्रतिबंध हटाइए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दे, तब आगे बात हो सकती है। अब नेतन्याहू का पहले तो ये कहना है कि आप ईरान के साथ बात ही क्यों कर रहे हैं, हमें ईरान के न्यूक्लियर प्लांट तो उड़ा देना चाहिए, और अगर बात कर रहे हैं तो हमको भी शामिल कीजिए। तीसरी वजह, यमन और ईरान हो गया, सीरिया पे आइए। ट्रंप ने 14 मई को ऐलान किया कि हम सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटा रहे हैं। उन्होंने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से सऊदी अरब में मुलाकात भी की। वही अल शरा जो अमेरिका की नज़र में आतंकवादी रहे और कभी अमेरिका ने उन पर 133 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा था। खबर है कि ट्रंप के इस ऐलान से नेतन्याहू नाराज हैं। वो अल शरा को एक जिहादी नेता मानते हैं, नहीं चाहते कि उनकी सरकार को मान्यता मिले। उन्हें खतरा है कि भविष्य में उन पर सीरिया से हमला हो सकता है। वैसे सीरिया में जब ये ट्रांजिशन फेज चल रहा था, तब इजराइल ने खूब बॉम्ब किया सीरिया को, जिसे डिफैंगिंग कहा गया सीरिया की। बहुत मुश्किल है कि सीरिया में कितनी भी स्थिर सरकार आ जाए, कोई भी उसको समर्थन दे दे, कोई मान्यता दे दे, सीरिया को दोबारा मिलिटरीली अपने पैरों पर खड़े होने में दशकों लगेंगे। अहमद अल शरा पर हम राजदूत में बात कर चुके हैं विस्तार से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चौथी वजह है गजा वॉर में अमेरिका का रुख जो बदल रहा है। 12 मई को हमास ने अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने करीब 250 लोगों को बंधक बनाया था, 1200 लोगों का कत्ल किया था। आतंकवादी हमला था। तब से ये लोग जो बंधक थे 250 गजा में थे। कहा जा रहा है कि अलेक्जेंडर के अलावा अभी भी 58 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से 24 जिंदा हैं। अलेक्जेंडर अकेले बचे अमेरिकी नागरिक थे। इनकी रिहाई के लिए अमेरिका ने डायरेक्टली हमास से बात कर ली, इजराइल को शामिल नहीं किया। कहा जा रहा है कि अमेरिका आधिकारिक रूप से इजराइल के रवैये से परेशान रहा है, क्योंकि उनकी थ्योरी यह है कि इजराइल के होते हुए बातचीत कंक्लूड नहीं हो पाती है। इसलिए उन्होंने इजराइल को शामिल ही नहीं किया इस बार, जब अपने सिटीजन को छुड़वाना था। हमास ने भी बिना शर्त अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया, कम से कम पब्लिक में तो यही आया। बातचीत में इजराइल को शामिल न करने के फैसले से भी नेतन्याहू नाराज हुए। हमने जानकारों से पूछा कि क्या नेतन्याहू की नाराजगी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर सकती है, या ये महज चंद दिन की नाराजगी है, कुछ दिनों बाद दोनों के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। देखिए, इजराइल और अमेरिका के संबंधों में ऐसा कई बार हुआ है कि दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा नेतन्याहू और उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिनके बीच रिश्तों में काफी खटास थी। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये बताया जा सके कि चाहे नेताओं के बीच रिश्तों में जितनी खटास आ जाए, अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है, और इजराइल को इस बात का हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहा है कि अगर बहुत जरूरत पड़ती है, अगर उनके एग्जिस्टेंस पे बात आती है, अगर कोई मेजर इशू पे बात होती है, तो अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। और इसी तरह इस वक्त भी ये लगता है कि ये जो नाराजगी है नेतन्याहू की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बातें करी हैं, उसकी वजह से जो नाराजगी है वो बस कुछ दिनों की होगी या ज्यादा कुछ हफ्तों की।
एक चीज ये भी गौर करने लायक है कि सऊदी अरब में जब थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनको काफी प्रेशराइज भी किया है कि वो इसराइल को रिकग्नाइज करें एज अ डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज करें इसराइल को एज एन एस्टैब्लिश्ड कंट्री, और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते की इस्टेब्लिश करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भी ये देखा जा सकता है कि इसराइल के हित में अमेरिका काम करता रहेगा, भले ही लीडर्स के बीच में कुछ वक्त के लिए किसी तरह की नाराजगी आ जाए। कंट्रीज के दौरे में बार बार ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का जिक्र कर रहे हैं। अभी यूएई में उन्होंने कह दिया कि ईरान के साथ डील लगभग तय है। अगर डील हुई तो नेतन्याहू इससे क्या और भड़क जाएंगे? देखिए, बिल्कुल होगा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अच्छा नहीं लगेगा अगर अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के न्यूक्लियर मामले पे कोई नया समझौता होता है। इजराइल के तरफ से नेतन्याहू ने हमेशा ही आर्ग्यू किया है कि एक ही तरीका है, और वो ये है कि अटैक करके ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेबिलिटी को बिल्कुल सिरे से खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ट्रंप का फोकस उनकी अपनी पॉलिटिक्स पर है। जब 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि एग्रीमेंट हुआ था, 2015 के एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम JCPOA कहते हैं। ट्रंप ने कहा था कि जब मैं आया हूँ पावर में, और अगर मैं नेगोशिएट करता तो मैं बेटर डील नेगोशिएट करता। उनका फोकस अब भी उसी चीज पर है। उनको पता है, उनके जितने सलाहकार हैं, जितने एडवाइजर्स हैं, उन्होंने उन्हें बताया था कि ईरान के ऊपर मिलिट्री अटैक करके उनका पूरा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर देना एक ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि फिर उनको नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए, उनके साथ बात करी जाए। ट्रंप क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह का अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वही हैं जो डील करके दुनिया के जो सबसे पेचीदा मामले हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो उनका फोकस अभी अपने ऊपर है। नेतन्याहू चाहे जो सोचे, इजरायली सरकार चाहे जो सोचे, अगर ट्रंप को लगता है कि उनके पास एक डील है जिससे उनको पॉलिटिकली फायदा मिल सकता है, तो वो डील करेंगे वो। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बाद में इसराइल और अमेरिका के रिश्तों की प्रगाढ़ता को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से भी उनका जो रिश्ता है नेतन्याहू का, उसको देखते हुए वो संभाल लेंगे चीजें। लेकिन अगर अमेरिका आगे बढ़ता है और ईरान के साथ कोई एक समझौता करता है, तो नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकली एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज होगी। अब आपको कुछ अपडेट्स ट्रंप की यात्रा से जुड़े दे देते हैं। सऊदी अरब में ट्रंप ने जो डील की है उसकी चर्चा भी हमने की थी एक दिन पहले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सऊदी अरब के बाद ट्रंप कतर पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद अल थानी से हुई। दोनों नेताओं ने $1.2 ट्रिलियन यानी करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डील साइन की है। भाई व्हाइट हाउस के मुताबिक इसमें दोनों देशों के बीच करीब 20 लाख करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल डील भी है। इस फाइनेंशियल डील में बोइंग विमानों की खरीद, हथियारों की खरीद, नेचुरल गैस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे बड़े सौदे शामिल हैं। कतर और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन्स की खरीद के लिए भी औपचारिक समझौता हो गया है। बड़े एग्जैक्ट प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए ड्रोन जाने जाते हैं, सर्वेलेंस के लिए भी इंडिया भी खरीद रहा है US से। हमने जानकारों से पूछा कि ट्रंप के कतर दौरे से दोनों देशों को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, कतर को सीधा सीधा फायदा ये होने वाला है कि कतर के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर काफी बढ़ा है पिछले 1.5 सालों में, खासकर जब से इजराइल और गाजा में हमास के बीच युद्ध हो रहा है। हमास का हेडक्वार्टर रहा है कतर में। हमास के लिए काफी बार पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट कतर की तरफ से आता रहा है। तो कतर के ऊपर जो प्रेशर है उसको दूर करने का उनके पास सबसे सही तरीका यही था कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप को होस्ट करते हैं। हमने अभी ये भी न्यूज में पढ़ा कि किस तरह वो $400 मिलियन का एक लग्जरी प्लेन अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स 1, उनके जो ऑफिशियल प्लेन है, उसकी तरह यूज किया जा सकता है। उसमें ये भी बातें आ रही कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप रिटायर हो जाएंगे, अगर वो सत्ता में नहीं रहेंगे, तो हर प्रेसिडेंट का एक प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बनता है जो डोनाल्ड ट्रंप का भी है, वो उस प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी तक को वो प्लेन गिफ्ट करना चाहते हैं। अब इसकी वजह से चाहे जितने भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू निकल रहे हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा कतर को ये होता है कि वो ट्रंप के बहुत क्लोज आ जाएंगे। वो प्रेसिडेंट ट्रंप से जो क्लोजनेस होगा, उनसे जो नजदीकी होगी, उसको यूज करेंगे बाकी पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में अपनी पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ाने के लिए। कतर मध्यस्थता भी करना चाहता है ईरान और अमेरिका के बीच। कतर मध्यस्थता कर रहा है इजराइल और हमास के बीच, और खासकर अभी हमने देखा डायरेक्ट अमेरिका और हमास के बीच इजराइल को दरकिनार करते हुए। सो कतर का जो ये रोल है कि वो डिप्लोमेटिकली जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए सरकारी तौर पर मदद करते हैं, वो अपना एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका को क्या फायदा होगा? अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा इसमें ये निकल के आ सकता है कि
कतर के थ्रू वो ईरान के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, वो ईरान के ऊपर और प्रेशर बना सकते हैं, या फिर उनको इकोनॉमिक और बेनिफिट्स दे सकते हैं ताकि एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट हो सके। कतर के सपोर्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि वो गाजा में जो वॉर चल रहा है उसे फाइनली खत्म करें और ये क्लेम कर सके कि उन्होंने शांति बहाल करी है। तो दोनों साइड्स को इस तरह के फायदे मिलेंगे इन ये जो विजिट है इससे। शो रिकॉर्ड करते तक ट्रंप यूएई पहुंच गए थे, वहां क्या समझौता होने वाला है उसकी जानकारी अभी नहीं आई, लेकिन एक खबर जरूर आई है कि ट्रंप रूस यूक्रेन वार्ता के लिए इस्तांबुल नहीं जा रहे हैं। अभी तक के कंफर्म नहीं हुआ है कि पुतिन वहां आएंगे या नहीं। हमने जानकारों से पूछा कि अगर ट्रंप और पुतिन इसमें शामिल नहीं होते हैं तो इस बातचीत के सफल होने की फिर कितनी संभावना बच जाएगी। देखिए, माना जा रहा था कि इस पीस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि वो जा सकते हैं टर्की, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन अगर वहां पे आते हैं तो, लेकिन पुतिन नहीं आए। साथ ही साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि वो भी एक डेलीगेशन भेज रहे हैं और उसमें भी हाई लेवल डेलीगेशन है, एक छोटा सा डेलीगेशन भेज रहे हैं जो रशियन डेलीगेशन के साथ बात करेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो डेलीगेशन है उसमें रशिया की तरफ से भी लो रैंक के लोग वहां पे आने वाले हैं टर्की में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो एक बहुत बड़ा बीच में न्यूज आ रही थी कि शायद कुछ हो सकता है टर्की में, और वहां पे जाने के बाद ट्रंप और पुतिन और जेलेंस्की एक पीस डील साइन कर लेंगे और इस तरह का कुछ होगा, तो अब उसके जो आसार है वो बहुत कम हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां पे इस तरह की कोई बातचीत हो पाएगी और जो ब्लेम गेम हम देखते आए हैं शायद वही जारी होगा, क्योंकि ना वहां पे जेलेंस्की होंगे, ना पुतिन होंगे और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। ये था आज का राजदूत, इसे साजिद ने लिखा, सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।